कहानी, ये है मेरी कहानी। इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी लेकर आने वाला आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन, रॉक स्टार, लोग के अगले कंप्लीट परफॉर्मर एंड आर्टिस्ट, लिरिसिस्ट, कंपोजर एंड सिंगर, वो भी ऐसे जिनकी आवाज पर एक ही गाने में 3-3, 4-4 एक्टर्स लिप सिंग करते हैं और डांस भी। द सो कॉल्ड बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड, पंजाब द गबरू, नेचर और लाइफस्टाइल से नथिंग लेस देन अ किंग, मीका सिंह। दिल्ली के टाइम पे मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते थे और वो जमाना ऐसा था, 1990s का एक दौर था। हर किसी को कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, हर किसी के पास बहुत सारे चीज थे जिससे वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन मीका के पास स्टेज प्रेजेंस था, मीका के पास ऐसा एक पावर था ओवर द ऑडियंस जो शायद लोगों के पास नहीं था। बॉलीवुड पर आपने जो कब्जा किया वो तो बाद में किया है, लेकिन पहले इवन इन स्टेज शोज एंड ऑल ये दौर जो था बिल्कुल अलग था। मुझे याद है दुनाली का एल्बम के टाइम पे लॉट्स वाज स्टिल गोइंग ऑन दैट टाइम आल्सो। एक्चुअली जो टाइम था ना 98 में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। हम सबका सबसे बड़ा कंपटीशन था वो थे दिलीप भाजी। बिकॉज दिलीप भाजी एक लेजेंड एंड सुपरस्टार, बादशाह, एक अच्छा कंपटीशन था जहाँ पे बहुत सारे सिंगर अपने अपने स्टाइल के गाने लेके आते थे और खुद गाना लिखते थे, कंपोज करते थे और फिर हजारों गानों में से हमारा भी गाना चल जाता था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज 98 में मुझे याद है सिल्क रूट का डूबा डूबा आया, देन फिर जस्सी का दिल लगी आया, देन हरभजन मान आया, देन हंस पाजी आ गए। लेकिन एक अलग था बादशाह जो अलग ही चल रहा था, जो सबको फोड़ रहा था, वो तो दिलीप भाजी और उनका डरदी रब रब, तुरंग तुरंग, होगी तेरी बल्ले बल्ले, तारा तारा। तो उनके बीच में हमें बड़ा अच्छा लगता था, चलो यार हमारा भी कुछ थोड़ा थोड़ा नाम हो रहा है। तो उस वक्त मैंने यही ठाना था कि यार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखना है। बिकॉज ये सारे जितने भी सिंगर्स हैं दे आर फैंटास्टिक, बहुत अच्छे हैं, बट दे आर नॉट बेटर देन मी। तो मुझे कुछ उनसे बेटर करना लाइफ में, तो इसलिए मैंने अपना स्टाइल मैंने फोकस करा कि सबसे जो वीकनेस होती है सिंगर की वो है परफॉर्मेंस। बिकॉज दिलीप भाजी के साथ 8 साल काम करने के बाद, काम सीखने के बाद मुझे बहुत नॉलेज हो गई थी कि एक शो में कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होना, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या लोगों को पसंद। तो पहला शो जब किया था ऐसे, हालांकि आप दिलीप भाजी के साथ भी कर रहे थे, जी, कभी ऐसा लगा था कि यार क्या मैं कर पाऊंगा? एक्चुअली पाजी के साथ ना मैं गिटार प्ले करता था, गिटारिस्ट, और दर्दी रबर मैंने कंपोज करा उस वक्त। तो मुझे था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना, मुझे सिंगर, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ओके काइंड ऑफ सिंगर, वेल ट्रेंड नहीं था, ना सीखने की थी। मुझे लगता था बस म्यूजिक डायरेक्टर बनो, गाने बनाओ, यू अंडरस्टैंड। यार जब अनु जी गा सकते तो व्हाई नॉट मी? अनु जी थैंक्स टू यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। तो मुझे था कि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर होता है शुरू से ही उसकी जो आवाज है हमेशा अलग होती थी। मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना था, बट पाजी कहते नहीं तो अभी और रियाज कर रहा है। मैं कहा भाई मैंने सिंगर नहीं बनना, और रियाज मेरी जवानी निकलती जा रही, मुझे कूदना है। तो 98 में मैंने गाना सामने लग गया, जैसे बसोरा हो या अच्छा हो, कूद गया मैं। भाई के साथ कभी कंपटीशन था दिमाग में? एटलीस्ट कभी हो ही नहीं सकता वो तो, बिकॉज वो नंबर 1 है। एंड जब वो स्टेज पे गाते हैं पूरी इंडस्ट्री को पता है ये कि इंडस्ट्री थोड़ी सी कई बार चुप कर जाती है किसी की तारीफ करने के, लेकिन 2-4 ऐसे गले हैं जिनमें से सुखविंदर सिंह, दिलीप भाजी, ये जब गाते तो डेफिनेटली आप सोचो मत कि आप उनके आसपास खड़े हो गए। तो मैंने कभी कंपटीशन सोचा नहीं, बट मुझे था कि मुझे अपनी जगह बनानी है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है कि कैसे मैं नेजल टोन को, जब सब बोलते थे मीका नाक से गाता, आजकल इफेक्ट आता है कि आप ऑटो ट्यूनर डालो आपकी आवाज नेजल हो जाएगी। मैंने बीच में एक ऐसा दौर लिया था, क्योंकि जब मैं रेडियो और टीवी दोनों करता था, शुरुआत मीका बाजी के एल्बम आ रहे हैं, उसके बाद एक आध गाने आने लग गए, फिर गाने हिट होने लग गए। फिर ऐसा हो गया था कि अलग अलग सिंगर्स का दौरा, मोहित चौहान का एक दौर आया था, सोनू बाजी का एक दौर आया था, सुखविंदर बाजी तो रहते, लेकिन एक जमाना ऐसा गया था जैसे अरिजीत का आजकल दौर चल रहा है, आपके सालों तक ऐसा दौर चला था दैट ऑलमोस्ट एवरी सेकंड सॉन्ग वाज मीका बाजी। तो उस समय चाहे वो सलमान खान की फिल्म का हो, आज की रात पार्टी हो, चाहे वो सारे सुबह होने ना दे हो, जो आज भी, और लोगों ने बोला था कि ये एवरग्रीन आवाज नहीं है, लेकिन आई सी देम इन द प्लेलिस्ट ऑफ रेडियो स्टेशंस ऑल द टाइम फॉर मेनी इयर्स। तो ये दौर कैसे आया, कैसे वो क्लिक हो गया बॉलीवुड के अंदर? बॉलीवुड में क्या था, एक जब भी मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ मैं उनको अलग आवाज देता हूँ। लोगों को लगता है मेरी एक टिपिकल आवाज है। अगर आप सुबह होने ना देखे, या फिर मेरा गाना आया था साजना है दिल को देर, वो मीका, या फिर वो गबरू वाला मीका, या साम लग गया, या डिंका चिका, इन सब में आपको एक वोकल मीका की ही रहेगी, लेकिन अलग वाला मीका होगा। देन सिंग इज किंग हो गया, गणपत हो गया। तो मुझे था कि हर बारी एक तो 25% में अपना जरूर कंपोजिशन में डालता हूँ। कोई भी गाना जैसे होता तो मैं थैंक्स टू प्रीतम फर्स्ट ऑफ ऑल, कि प्रीतम ने हमेशा मुझे एक फ्रीडम दिया कि यार मीका, कभी भी प्रीतम रिकॉर्डिंग पे नहीं आया, उन्होंने हमेशा बोला कि मीका गाना गा रहा है, मुझे मीका के स्टाइल में चाहिए। हम मीका को बार बार नहीं बोलेंगे ऐसा गा, आप जैसा गाना चाहो। कभी भी प्रीतम ने ये नहीं बताया कि हीरो कौन है। मौजा के टाइम नहीं मुझे पता था कि ये जब भी मैं इतनी बड़ी फिल्म है, या फिर सुबह होने ना दे गाना,
अक्षय पाजी के ऊपर होगा या जॉन के ऊपर होगा। तो ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे हमेशा एक फ्रीडम दी कि मीका अपने स्टाइल में गाओ, और कई जगह मैं भी फैल जाता हूँ कि नहीं मुझे गाना ही ऐसा है। मीका पाजी का घर है जहाँ पे बोट लेके उनके घर में जाना पड़ता है। आइलैंड है मीका पाजी का। दिस इज ट्रू। हाँ, ही हैज अ होल मोट अराउंड दिस एंटायर एरिया जहाँ पे बोट लेके जाना पड़ता है। ये जो कासल वासा फील आया, आई रियली लाइक दिस वन साइड ऑफ यू, लेकिन दूसरा साइड भी जो आप दिखाते नहीं हो। आपने कितने सारे लोगों को पालना है रॉन्ग वर्ड, लेकिन कितने सारे लोगों की जिंदगियां बना दी हैं। यू हैव अ लवली साइड ऑफ योर जहाँ लड़कियों के लिए आपने स्कूल भी खोल रखे हैं, एंड यू आर, मैं जानता हूँ कितने सारे लोग आपके इनकम पर जीते हैं। दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर ऑफ योर, जो दैट यू डोंट लाइक टू टॉक अबाउट। ये तो ठीक है, मुझे अच्छाई अच्छी लगती है, मुझे ज्यादा पीपल शुड हेट मी नहीं, बट ये दूसरा जोन भी है। दूसरा साइड मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता था कि लाइफ में जैसे जो मैं जी रहा हूँ, आज आपने ये भी देखा होगा पूरे मुंबई में आपने इतनी बड़ी रियासत नहीं देखी होगी किसी की, क्योंकि लाइफ में एक ही बार जीना आपने, क्यों कंजूसी करनी है, क्यों इतना। और ज्यादातर हम फ्यूचर सोचते रहते हैं, फ्यूचर किसी का कुछ भी हो सकता है। तो मुझे था कि वन टाइम हमने लाइफ जीना है, तो भाई एंजॉय करो। और बाकी जैसे जैसे मैं सोचता गया वैसे वैसे भगवान ने बहुत ज्यादा दिया यार। 150 रुपए से मैं शुरू हुआ था गिटार प्ले करना, तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। और मैं हमेशा मेरे जो इवन जो आप कुक देख रहे हो, इसको भी 20 साल हो गए, ये भी बेचारा मुझे छोड़ के नहीं जाता। मैं कह यार तू कभी तो भाई कहता नहीं साहब, आपके अलावा मुझे और कोई सिंगर नहीं इतना पैसा दे सकता। सबसे बड़ा अगर ऐसे कोई शो के बारे में इंसिडेंट बोले तो बहुत लोग प्यार करने के वाले आते होंगे, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आते जब आप भी चौंक गए थे, बोला कि भाई प्लीज यार थोड़ा इतना ज्यादा कोई आ गया है? नहीं, जैसे मैंने वैसे ही हवा में बोल दिया था कि भाई मुझे आज 20,000 करोड़ चाहिए, जो मैंने दुबई वाला शो बता रहा हूँ, मुझे 20,000 चाहिए आज। मुझे पता था क्या कौन आता है 20,000। चलो ट्विटर पे जो देखेंगे वो तो खुश हो जाएंगे कि हाँ आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो जब ये 70,000 बंदा आया तो वो बहुत ही बड़ी बात थी कि इतना पूरा हजूम खड़ा। फिर मुझे लगा था कि मैं अभी गाऊँ क्या, कि कैसे शुरू करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मिक्स क्राउड है और किसको मैं खुश कर पाऊँ। फिर मैंने वही दमादम मस्कलंदर गाया, देन अपने जो गाने थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेम कनाडा में हुआ था, तो वहां भी 1.5 लाख बंदा आया एक शो में। 1.5 लाख एक शो में 1.5 लाख। फिर मैंने बर्मिंघम में करा, हालांकि लंदन में मेरे बड़े कम शोज होते हैं, तो मैं पहली बार बर्मिंघम शो मैंने करा, तो वहां भी 50,000। अभी भी मेरी जो फोटो रहती है हमेशा ट्विटर पे वही लगी थी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार लोग इतना प्यार करते हैं। एंड फिर मैं दुबई घूम रहा था अभी मॉल में, तो फैंस आए, मुझे लगता था वो मुझे बोलेंगे यार कोई नया गाना, वो गा रहे हैं वही तेरे आगे नहीं चलनी मोटे। उनको पता नहीं कि मैंने बॉलीवुड में और भी गाने हैं, वो वहीं पे टके हैं, हमें पता है कि भाई दुनाली वाला गाना चला है इसका। तो ये भी बड़ी अजीब बात होती है। और लास्ट में पूछना चाहूंगा, ये फिनोमिनन जो भी नाक से बड़े फेमस हुए थे, हिमेश रेशमिया, हाँ, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हिमेश का गाना मैंने बहुत पहले गाया था। मुझे याद है जब हिमेश भाई मुझसे गवा रहे थे, तो मुझे बार बार जब वो बता रहे थे, मैंने बोला यार आपकी जो आवाज है ना, बिल्कुल मेरी जैसी आवाज है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गा रहा हूँ। पता नहीं उनको अब तो बहुत बड़े स्टार है, कई बार याद नहीं ना रहे, तो बोलते मैं आपको गाना चाहिए, आप क्यों नहीं गाना गाते, आपकी इतनी मतलब बिल्कुल ठीक आवाज जैसे टोन। अब ये भी नहीं मुझे पता, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि सिंगर बनना नहीं बनना, भगवान जाने उनका पहले ही इरादा होगा। बट सडनली देन फिर उन्होंने एकदम 1-1.5 साल बाद उन्होंने गाना पूरा धड़ाधड़ शुरू कर दिया। और शुरू क्या करा 2007 में, तो पूरा ऐसी तैसी कर दिया उन्होंने। अब 2007 में मुझे पहला ब्रेक मिला, जो था एक गणपत चल दारूला, संजय गुप्ता जी मुझे किसी पार्टी में मिले, उन्होंने कहा यार ऐसा ऐसा कोई गाना बनाओ। तो मुझे था कि मैं कोई ऐसा गाना ना गाऊं जिससे फिर मेरी नाक से नाक लड़ जाए, तो मुझे पहला ऐसा गाना गाना है जिससे मेरी आवाज बन जाए। क्योंकि अगर मैं कोई भी गाना गाऊंगा, उस वक्त हिमेश सुपरस्टार था कि अगर कोई भी गाना गाएगा तो ऐसा लगता है कि वो हिमेश ही गा रहा है। तो मैंने जानबूझ के डिसाइड करा कि भाई मुझे गणपत गाना है, गणपत चल दारूला, और मैं एक ऐसी आवाज लेके आऊंगा जो 5 लोगों पे सूट करनी चाहिए। तो ये ट्रेंड मैंने शुरू करा कि मैं एक सिंगर गाता हूं तो 4-4 हीरोज पे डांस कर रहे थे, जैसे सुबह उन्नादे, जॉन भाई एंड अक्षय पाजी। फिर सिंगर्स किंग में 5 कैरेक्टर्स थे, एक ही आवाज थी। देन अपनी तो जैसे तैसे में 3 थे। तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं एक आवाज दिया करूंगा और 4-4 एक्टर्स के ऊपर वो सूट करनी चाहिए। तो पहला गाना मेरा गणपत था, जो कि मेरा था कि मैं ऐसा गाना ना गाऊं जिससे सारा क्रेडिट हिमेश भाई को हो जाए। जैसे आज कोई भी गाना अंकित गाता तो अरिजीत को पैदा हो जाता है। जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी, कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कई कहानियां करेंगी आपका इंतजार।
रग रग में दौड़े सिटी।